नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस तो होगा इंश्योरेंस पर, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हुए बड़े बदलावों की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की हालत सुधारने के लिए आज सेबी ने कई ऐलान किए हैं। छोटे शहरों के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अब 0.3% का कमीशन मिलेगा। एजेंट को इससे पहले कोई कमीशन नहीं मिलता था। इसके अलावा सेबी ने एक्सपेंस रेशियो 0.2% तक बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। अभी एक्सपेंस रेशियो के लिए 100 करोड़ के AUM पर 2.5% तक खर्च करने की इजाजत है। सेबी ने यह भी कहा कि सर्विस टैक्स का बोझ भी अब निवेशकों को ही उठाना होगा, म्यूचुअल फंड कंपनियों को नहीं। The total expense ratio for the schemes of mutual funds, they will be made fungible. Earlier there were sub-limits. So those sub-limits have been removed, and now the entire total expense ratio will be fungible. Service tax, like in other industries, will be charged to the ultimate investor and not to the AMC. So it won't come back from the AMC fees or the expense ratio, it will be charged to the investors. और सेबी के इन कदमों का म्यूचुअल फंड के निवेशकों पर क्या असर होगा, समझाने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हैं अपनापैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। दोनों का स्वागत है योर मनी में। हेमंत, अगर हम सबसे पहले बात करें एक्सपेंस रेशियो की, मुझे ये बताइए कि अगर ये बढ़ाया जाता है, जो फैसला कर लिया गया है, उसका एक निवेशक के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जैसा सेबी चेयरमैन ने कहा, जो एक्सपेंस रेशियो है उसको 20 बेसिस पॉइंट 0.20 से बढ़ाया गया है ओवरऑल। और साथ ही जो सर्विस टैक्स जो फंड मैनेजमेंट फीस के ऊपर AMC पे करती थी, वो भी अभी इन्वेस्टर्स को चार्ज होगा। तो यानी उसका मुझे लगता है फर्क शायद 5 बेसिस पॉइंट का पड़ेगा। तो मिला के करीब 0.25 और 0.26 से टोटल कॉस्ट जो इन्वेस्टर्स की बढ़ जाएगी। लेकिन साथ में ये भी जानना जरूरी है कि जो एग्जिट लोड होता है, अभी जो एग्जिट लोड इन्वेस्टर्स को चार्ज किया जाता है, यानी जो इन्वेस्टर्स 1 साल के अंदर स्कीम से जब निकलते हैं उन पर एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। पहले AMC को अवेलेबल हुआ करता था, जिससे वो सेल्स इंसेंटिव कमीशन द्वारा पे किया करते थे। अब सेबी ने कहा है कि ये जो लोड जो भी स्कीम में वापस आएगा वो AMC को नहीं मिलेगा, वो स्कीम में वापस आएगा। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 18 से 20 बेसिस पॉइंट का फायदा होगा। तो कुल मिला के अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को 6 या 7 बेसिस पॉइंट से ज्यादा कॉस्ट का फर्क पड़ेगा। ऑलराइट, आप कैसे देखते हैं हर्ष इन सारे अनाउंसमेंट्स को? इंडस्ट्री के लिहाज से आपको लगता है कि अच्छी खबर है? नहीं, खैर एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड, अगर कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है और इवेंचुअली अगर कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है तो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे हेमंत जी ने कहा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक इशू रहा है म्यूचुअल फंड्स का, वो जो भी कदम अब उठाए गए हैं, चाहे डिफरेंशियल कमीशन हो 15 शहरों के अलावा, या जो भी एडिशनल कदम है ये, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्लियरली एक बुनियादी तौर पर कुछ चेंजेस जो हैं, अगर टैक्स बेनिफिट्स हैं, जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट ड्राइव करती हैं, डिफरेंशियल अगर रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर्स है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में कम है, दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों को जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से इंडस्ट्री की फॉर्चून टर्न हो जाए ऐसे स्टेप्स तो नहीं लगते। जी हेमंत, ये बात भी कही गई है कि फीस लेकर जो निवेश की सलाह देते हैं उन्हें भी हम नियंत्रित किया जाएगा। इस कदम का एक निवेशक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और एक एडवाइजर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए स्वाति, कोई भी स्टेप जो लिए जाते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात आती है, सही बात है। अगर कोई एडवाइजर फीस चार्ज करके अगर एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए फीस चार्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे रेगुलेशन थोड़े सख्त होते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टर की के लिए फायदेमंद है, और साथ ही मुझे लगता है इंडस्ट्री हेल्थ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि इनफैक्ट अगर आप देखें कुछ और स्टेप जो बात की गई है आज यहाँ पे, कहा गया है कि मिस सेलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर डेफिनेटली कड़े कदम लिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को, स्पेशली जब आप
बहुत सारे हजारों लाखों का पैसा मैनेज करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस तरह का माहौल हो या रेगुलेशंस हो जहाँ पे मिस सेलिंग ना हो। और उसको रोकने के लिए जो भी स्टेप लिए जाए, मुझे लगता है उनका लॉन्ग टर्म में कुछ डेफिनेटली असर होगा। लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम म्यूचुअल फंड को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्वेस्टर पहुंचाए कैसे। जैसा हर जी ने कहा कि उसके लिए कोई ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। देखिए, बहुत चीजें होनी जरूरी है। एक तो ये कुछ स्टेप है, उसके अलावा हमको ये भी देखना है कि किस तरीके से जो इक्विटी कल्ट है हमारे देश में नहीं है, जब वो नहीं आता है, मार्केट अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं। ये जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उसका लिमिटेड यूटिलिटी रहेगी। इन द लॉन्ग रन बहुत सारी चीजें हैं जिनको ठीक करने की या ठीक होने की जरूरत है। हेमंत, 15 जो शहर हैं, बड़े शहर, उसके अलावा बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर बाकी शहरों में उनको कमीशन दिया जाएगा 0.3% का। लेकिन जो अभी तक हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम निवेश आता है म्यूचुअल फंड में, वो इन बड़े 15 शहरों से ही या फिर मेट्रो शहरों से ही आता है। छोटे शहर में आपने डिस्ट्रीब्यूटर का तो इंटरेस्ट जगा दिया आपने कमीशन देके, लेकिन इन छोटे शहरों में एक इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जगाने के लिए और क्या करने की जरूरत है? प्लस आपको लगता है कि बस इस स्टेप से किसी इन्वेस्टर का या किसी निवेशक का इंटरेस्ट जगेगा म्यूचुअल फंड की तरफ? देखिए, अगर ऐसा होता तो कमीशन बढ़ा के किसी भी तरह की मार्केट हो तो म्यूचुअल फंड में पैसा आना, ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक स्टेप लिया गया है कि किस तरह से आप ये जो 15 शहर जहाँ कंसंट्रेशन है इंडस्ट्री का, उससे बाहर कैसे जाएंगे। तो एक कदम ये है कि चलिए, अगर आप वहां से 30% अगर मोबिलाइज करते हैं तो आपको 30 बेसिस पॉइंट एडिशनल आप चार्ज कर सकते हैं और उनको लेके आप और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी इसका क्या है कि जितनी भी नई एएमसी, छोटी एएमसीज हैं, जिनकी प्रेजेंस ही सिर्फ 10 या 15 सिटीज में है, उनको तो इसका कुछ फायदा होगा नहीं। जो पहले की एमसी है, जो बैंक स्पॉन्सर हैं या जो पहले की एस्टैब्लिश एमसीज है जिनकी प्रेजेंस है वहां पे, वही कुल मिला के इसका कुछ फायदा उठा सकते हैं। और खाली इंसेंटिव बढ़ाने से पूरा जो परसेप्शन है वो चेंज नहीं होगा। देखिए, एक कदम हो सकता है उस दिशा में, लेकिन ये सोचना कि भाई क्योंकि आप ये ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ज्यादा कमीशन दे रहे हैं, तो कल से वो पैसे आना शुरू हो जाएगा। नहीं, आपको उसके लिए बहुत सारे स्टेप लेने। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन को वहां बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉन्फिडेंट फील करना होगा कि हम इन सिटी से इतना पैसा मोबिलाइज कर पाएंगे, तभी वो रिसोर्सेज वहाँ पे मोबिलाइज लगाएंगे। ठीक है, जब वो नहीं होगा तो ये एक पहला स्टेप है। उससे एक ही दिन में या एक साल में, 2 साल में बहुत फर्क पड़े ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक स्टेप है सही डायरेक्शन में। लेकिन मोटा मोटी तौर पर हेमंत, एक निवेशक को इन पूरे अनाउंसमेंट से क्या निकालना चाहिए खुद के लिए? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है एक चीज उन्होंने कही है, जैसे कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम को उन्होंने कहा है कि रिकमेंडेशन देंगे कि म्यूचुअल फंड में वो आ जाए, तो एक वो चीज हो जाएगी। ठीक है, अगर जैसा मैंने कहा मिस सेलिंग रुकती है, मिस सेलिंग को स्टॉप करने के लिए जो स्टेप लिए गए हैं, या जैसे बात की है डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सपेंड किया जाएगा, जो रिटायर्ड टीचर्स और जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहाँ पे हमेशा खतरा रहेगा मिस सेलिंग का, अगर आप सही तरीके लोग होंगे वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा कल से फर्क पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इतना है कि कुछ सही कदम अनाउंस किए हैं लॉन्ग टर्म में, ताकि उनको मिस सेलिंग ना हो, उनको सही तरीके का प्रोडक्ट बेचा जा सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग हों जो उनके पास पहुंच के उनको समझाने की कोशिश करें। ओके, मैं इतना ही फायदा देखता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे एनालिसिस के लिए। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हर्ष रूंगटा अपनापैसा.com से। आप बने रहिए योर मनी के साथ। वेलकम बैक टू योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनापैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। नीतू सिंह बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ी हैं फोन लाइन पर। नीतू नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मैंने आपको अपने इंश्योरेंस की पोर्टफोलियो भेजी है जी। 3 इंश्योरेंस है, एक में 5 साल से और बाकी जो 4 साल से कंटिन्यू कर रही है जी। और ये स्पेशली मैं 6 सेंट का कवर के लिए मैंने लिया है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे पॉलिसी को कंसीडर करने की जगह एक टर्म प्लान लेना चाहिए जी। और इस पॉलिसी को मैं जो इन्वेस्ट करती हूँ उनमें टर्म प्लान में, और जो एक्स्ट्रा है मुझे टैक्स सेविंग कोई फंड या म्यूचुअल फंड से अदर्स में इन्वेस्ट करना है। आपकी उम्र क्या है नीतू? 29 ईयर्स। ओके,
ऑलराइट, 3 पॉलिसी है इनके पास, LIC जीवन आनंद, जीवन सरल और साथ ही बजाज कैश गेन पॉलिसी इनके पास है। हर्ष, किस तरह की पॉलिसी है तीनों, और अगर इन्हें ये बंद करती है 4 या 5 साल तक चलाने के बाद तो कितना नुकसान या किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है? खैर, तो ये तो तीनों ही ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, तो अब जो है चूँकि सरेंडर वैल्यू काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी अगर आज की सरेंडर वैल्यू एटलीस्ट ये जो LICs की पॉलिसी हैं, जो जीवन आनंद और जीवन सरल, इसकी अगर आज की सरेंडर वैल्यू पकड़ें और जो और प्रीमियम भरना है उनको पकड़ें और एक प्रोजेक्टेड मैच्योरिटी वैल्यू लें, तो भी इसका रिटर्न इन्फ्लेशन से बेटर नहीं आता, करीबन 6.5-7 के आसपास आएगा। तो इसको तो डिसकंटिन्यू सरेंडर करना ही ठीक रहेगा। जहाँ तक बजाज अलायंस की पॉलिसी का सवाल है, वो भी एक मनी बैक ट्रेडिशनल पॉलिसी है, लेकिन उसकी सरेंडर वैल्यू की डिटेल्स नहीं पता है। तो ये कहना कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुश्किल है, इसको स्पेसिफिकली रिव्यू करना पड़ेगा। रहा सवाल टर्म इंश्योरेंस का, तो टर्म इंश्योरेंस ऑफ कोर्स लेनी चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि ये काम करती हैं और इस वजह से टर्म इंश्योरेंस लेना चाह रही हैं। अगर इनकम है तो आपको टर्म इंश्योरेंस क्लियरली लेना चाहिए। अबाउट 10 to 12 टाइम्स जितनी भी आपकी ईयरली अर्निंग है उसकी रफली 10 to 12 टाइम्स की आप देख सकते हैं। ये रूल ऑफ द थंब है, स्पेसिफिक कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। और ऑनलाइन आप लीजिए, आपके बेंगलोर में सभी कंपनीज के ऑनलाइन प्लान्स आपको मिलेंगे। और बिटवीन अवीवा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस की जो चॉइस इन्होंने कही है वो इनकी चॉइस है। कोई प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जहाँ से भी लें कंप्लीट डिस्क्लोजर करके लें, अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के बारे में बताएं, अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताएं, अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री के बारे में बताएं। जो जो सवाल पूछा गया है ऑनलाइन उसके आप पूरी तरह से जवाब दें। अगर जाके टेस्ट करवाने हो तो अच्छी तरीके से उसको जाके करवाएं, ताकि अगर पॉलिसी मिले तो खुदा ना खास्ता अगर क्लेम की बारी आती है तो क्लेम परिवार को आसानी से मिल सकता है। ऑलराइट, तो नीतू, आप जो 2 प्लान है आपके LIC के, वो एक ट्रेडिशनल एंडाउमेंट प्लान है। रिटर्न की ज़्यादा उम्मीद करना वहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि आप उम्मीद कीजिए 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा। आप सोच भी रहिए बंद करने की तो आप बंद कर लीजिए। जो तीसरा प्लान है आपका, इसको एक बार आप चेक कर लीजिए कि अगर आप बंद करती हैं तो कितना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। टर्म प्लान ज़रूर लीजिए, लेकिन साथ में आपने ये भी पूछा कि बाकी जो पैसा बचता है, प्रीमियम आप अच्छा खासा भर रही हैं अभी फ़िलहाल, करीब 16,000 एक प्लान में है, 12,000 सालाना दूसरे प्लान में और 15,000। हर्ष, ऑलमोस्ट 30,000 के ऊपर का प्रीमियम ये भर रही है, 43,000 के आसपास का प्रीमियम ये सालाना भर रही है। और जो ये टर्म प्लान लेंगी काफ़ी कम प्रीमियम में अच्छा खासा कवर मिल जाएगा। जो पैसे बचेंगे, अगर हेल्थ ठीक है तो मेरे ख्याल से 10,000 रुपए के आसपास में इनको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाएगा। तो जो पैसे बच रहे हैं 30,000 के आसपास, वो पैसे कहाँ निवेश करें? क्या क्या बढ़िया ऑप्शन इनके सामने मौजूद है बाजार में इस वक्त? तो मेरे ख्याल से क्लियरली अगर टैक्स का एंगल है तो उसको इक्विटी सेविंग, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में भी डाल सकते हैं जी। अगर टैक्स सेविंग का उसमें कोई एंगल नहीं है, टैक्स सेविंग आप दूसरी तरीके से कर रहे हैं, तो लार्ज कैप फंड्स, आप इक्विटी फंड्स देख सकते हैं। करीबन चूंकि नज़रिया बहुत लंबा है तो आप क्लियरली लार्ज कैप फंड्स देख सकते हैं। फ्रैंकलिन ब्लू चिप हुआ, DSP ब्लैक रॉक टॉप 100 हुआ, करीबन 90%, 10% आप PPF में डाल दीजिए। ये एक रूल ऑफ द थंब है। ओवरऑल उनका कैसा एसेट एलोकेशन है वो देख के कहना पड़ेगा, बट यू बहुत ज़्यादा इसमें रॉन्ग नहीं हो सकते अगर 20 साल का नज़रिया है तो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मोहन अग्रवाल हमारे साथ है, जुड़े हैं फोन लाइन पर। मोहन जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, मैं पटना से बोल रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका मोहन जी? मुझे रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस से एक स्कीम ऑफर की गई थी, जिसमें 7 इयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म है जी। और मिनिमम 30,000 की इन्वेस्टमेंट है पर ईयर प्रीमियम। तो और 8 ईयर में मेरे को रिटर्न मिल रहा है 4,40,000 जी। साथ में लाइफ कवर है 9 इयर्स का 3 लाख का जी। और मेडिकल कवर है 4 मेंबर्स के लिए 15 इयर्स के लिए 2 लाख का। अच्छा, 2-2 लाख ईच या फिर चारों को मिला के 2 लाख रुपए? नहीं, चारों को मिला के 2 लाख का है। अच्छा अच्छा।
तो ये मेरे को जानना था कि ये स्कीम कैसी है, और एक्चुअली इसके बारे में कहीं मैंने जैसे नेट पे ढूंढा तो मुझे कुछ मिला नहीं है। ये एक्चुअली फोन कॉल आई थी मुझे। अच्छा, फ़ोन पर आपको ये बोला गया। ठीक है, तो ये जो स्कीम है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस नॉन चार्जेबल सेविंग स्कीम, कैसी है ये स्कीम? क्या मोहन जी को ये लेना चाहिए, ये पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर नहीं, ये आपको हम बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी बने रहिए योर मनी के साथ। में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है इंश्योरेंस पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रूंगटा। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे मोहन अग्रवाल जी से। मोहन अग्रवाल जी को एक पॉलिसी के बारे में बताया गया है फ़ोन पर, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस नॉन चार्जेबल सेविंग स्कीम। काफ़ी बड़े बड़े वादे या फिर कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें बताई गई है इस पॉलिसी के बारे में। हर्ष, क्या वाकई ये सारी बातें इस पॉलिसी में लागू होती है या फिर सिर्फ उन्हें मिस सेलिंग का शिकार शायद वो बन सकते हैं? तो खैर सबसे पहली बात, कोई पॉलिसी फ़ोन पे बिकती नहीं है। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हेन अ थिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू इट इज़। अगर कोई चीज़ आपको इतनी लुभावनी दिखाई जा रही है तो वो लुभावनी है, वो एक्चुअल में वो चीज़ है नहीं। अगर हम सारी कवर की बात ही निकाल दें, सिर्फ इनके रिटर्न्स को देखें तो 18% का रिटर्न है। तो 18% का रिटर्न कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी में गारंटीड हो सकता है या बिना गारंटीड भी हो सकता है? तो क्लियरली मोहन जी, ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक लार्जर इशू जो हम कई बार आई थिंक इस प्रोग्राम में कई जरियों से कह चुके हैं कि अपनी इंश्योरेंस से इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना बंद करिए। क्योंकि अगर आप जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी नहीं है उस चीज़ को अगर आप उसमें खोजेंगे तो आपको मिलेगी नहीं, और उसको बेचने के लिए लोग ऐसे ही तरीके की स्कीम्स बना बना के बेचेंगे। जो फंस जाएंगे खरीद लेंगे, जो नहीं फंसेंगे वो बच जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी नीड्स को अलग रखेंगे तो आपका इंश्योरेंस भी सही होगा और इन्वेस्टमेंट भी सही होगा। ठीक है, तो मोहन जी अगली बार जब फ़ोन आए तो एकदम आराम से बोल दीजिएगा नहीं, आपको ये पॉलिसी नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल नितिन जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। नितिन नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति जी, आप कैसे हैं? आप बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया, थैंक यू। स्वाति जी, मुझे पूछना है कि आई वांट टू बाय अ कवर ऑफ ऑनलाइन टर्म प्लान कवर ऑफ 1 करोड़ जी। तो आप मुझे बताएं कि दिस इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ माय आईटी रिटर्न्स और वन कैन सिंपली बाय इट जस्ट बाय पेइंग द प्रीमियम ऑफ अ कवर ऑफ 1 करोड़? जी, आमदनी पर तो निर्भर करता है आपका कवर, राइट हर्ष? हाँ बिल्कुल, आमदनी पर निर्भर करता है। नितिन जी, आप करते क्या हैं? सर, आई एम अ बिजनेसमैन। ओके ओके। तो आपके आईटी रिटर्न्स पे पक्का उस पे उसके बेसिस पर होगा, और टिपिकली आपकी इनकम का करीबन 15 गुना, जो भी इनकम आपने दिखाई होगी उसका करीबन 15 गुना आपकी उम्र शायद लेट 30s में है, करेक्ट? जी हाँ। हाँ, तो करीबन 15 गुना आपको मिल सकता है जितना भी आईटी रिटर्न आपने दिखाया है। तो अगर आपने करीबन 7-8 लाख का 6-7 लाख का अगर रिटर्न है तो आपको 1 करोड़ की पॉलिसी जो है मिल जाएगी। और ऑनलाइन आपके शहर में, आप जालंधर के हैं, आपके शहर में अवीवा आई लाइफ और HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट मिलता है। और 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए करीबन अवीवा आई लाइफ का 13,600 के आसपास का प्रीमियम है और HDFC का 18,600 के आसपास का प्रीमियम है। तो पहली बात, आपकी इनकम पक्की देखी जाएगी, आपका पूरा जो इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे वो देखा जाएगा, और आपका ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी पॉलिसी आप लेंगे तो आपका हेल्थ चेकअप भी होगा, और तीनों बेसिस पर फिर डिसाइड किया जाएगा ये पॉलिसी देने के लिए।
ओके सर, ओके, चलिए, थैंक यू सो तो मच। फिर नितिन जी आप तुरंत से अप्लाई कीजिए एक ऑनलाइन टर्म प्लान के लिए, और जितनी जल्दी हो सके एक ना जो भी आपने डिसाइड किया है कवर अमाउंट, उतने कवर का एक ऑनलाइन टर्म प्लान जल्दी से जल्दी ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।